वर्दी की ललक के साथ जीवन में संघर्ष चल रहे थे। उसने लेबर का काम पकड़ लिया। उसी बीच उसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। उस मोहब्बत को पाने के लिए वो युवा जी तोड़ मेहनत में लग जाता है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अभिषेक पाठक, आप सभी का मैं भैया जी टॉक्स में दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं अंकित कुमार, जिनका अभी एसएससी जीडी सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है और सिलेक्शन के पीछे जो है ना मोहब्बत वाली कहानी है। आज उनसे हम बात करेंगे वर्दी की ललक पे, संघर्ष पे और फिर मोहब्बत पे। अंकित भाई, आपका भैया जी टॉक्स पे स्वागत है। आइए बैठिए। क्या हाल चाल है? ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। आपकी कहानी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां तक मैं पढ़ पाया हूं आपने जो भेजा था। पहले तुमको ये बताइए, वर्दी की ललक कब से आपके अंदर आई है? पूरी इस चीज के बताइए पीछे से। बचपन में टीवी उवी देखा करते थे, तो उसमें पुलिस वाला जब भी किरदार मेरे सामने आता था तो लगता था कि नहीं, उस किरदार में हम अपने आप को देखते थे। तो उसी समय से ललक था कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक वर्दी वाला जॉब चाहिए, जिसमें हम जो टीवी में किरदार देखते थे तो उस किरदार को हम जी सकें। तो इसीलिए उसी दिन बचपन से ही मतलब ललक था कि वर्दी वाला कोई जॉब करें। अच्छा, आपकी कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगी। ये कहानी कैसे कैसे क्या हुई? मतलब ललक थी, फिर आपके जीवन में संघर्ष आ गए, फिर आपने लेबर का काम पकड़ लिया, फिर एक लड़की को देखे, उससे प्यार हो गया, फिर उसके पीछे और फिर शर्त आ गई नौकरी की। हाँ, सब पूरी थोड़ा कहानी बताइए हमको। कहानी बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम जब 10th पास किए थे तो उसके बाद आर्मी के लिए दौड़ना स्टार्ट। आराम से बोलिए, आराम से बिल्कुल। हाँ, आर्मी के लिए दौड़ना स्टार्ट किए थे। तो आर्मी के बाद हुआ कि अग्निवीर आ गया, तो फिर थोड़ा सा दिल छोटा हो गया कि भाई देशभक्ति करने का थोड़ा कम मौका मिलेगा 4 साल के लिए। तो इसीलिए उम्मीद था कि चलो एसएससी जीडी में ट्राई करते हैं। तो उसी बीच में मेरे एपीएसएम कॉलेज में एनसीसी हुआ करता था, तो वहाँ एक लड़की थी, तो जिसको वर्दी में देख के मतलब चाह लगा कि नहीं भाई। अच्छा, एसएस वो वर्दी में पहले से थी? हाँ, एनसीसी में थी। अच्छा, एनसीसी में थी। अच्छा, तो उसके पीछे थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट लगा, तो फिर हम उसके पीछे गए। तो फिर वो लड़की बहुत समझदार थी, तो हमको मना कर दी कि हम ये सब नहीं कर सकते, मेरे घर वाले बहुत उम्मीद से यहाँ एनसीसी करने भेजते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मेरा बचपना था, थोड़ा बहुत पीछे किए थे। उसके बाद फिर हम मिस्टेक से एक दिन उसकी दीदी को इंस्टाग्राम पे उसकी फ्रेंड समझ के, तब तक एक तरफा प्यार था? हाँ, एक तरफा प्यार था। अच्छा। तो मैसेज कर दिए थे, तो उनको बोले थे कि किसी तरह हम मेरा बात उससे करवा दीजिए। तो वो पहले हमको नहीं पता था कि वो उनकी दीदी है। अच्छा। तो जब वो उनसे उससे बात किए तो पता चला कि वो लड़की राजी नहीं है हमसे बात करने के लिए। तो वो बहुत समझाए हमको कि देखो, पढ़ने लिखने वाला लड़का ऐसे इस तरह किसी का पीछे मत करो, एक तरफा मोहब्बत अच्छा नहीं होता है। तुम पढ़ो लिखो, जॉब लो, इससे बढ़िया लड़की तुमको मिलेगी। तो ये जो उनका पॉइंट था कि जॉब करो, इससे बढ़िया लड़की मिलेगी, तो हम उसी तरह उसी समय रिप्लाई दिए कि अगर हम जॉब लेके आते हैं तो आप उसी मतलब अपनी बहन से शादी करवा दीजिएगा। अच्छा, उनकी बहन के सामने प्रस्ताव आप रख? हाँ, ये प्रस्ताव मेरे तरफ से रखा गया डायरेक्ट, कि अगर हम बिना सोचे समझे। हाँ, बिना सोचे, ये नहीं सोचे कि आगे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, बस रख दिए कि हाँ अगर हम जॉब कर लेते हैं तो आप करवा दीजिएगा। तो वो एज ए सीरियस या मजाक में ही कर सकते हैं, हमको समझाने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ बोल दिए थे कि चलो ठीक है, जॉब लेके आओ, हम करवा देंगे। तो उसके बाद अब कह तो दिए थे, आगे सोच रहे थे अरे उसके बाद सोचे कि कह तो दिए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और हम उस बात को सीरियस लेके रखे हुए थे। और बहुत सोचने के बाद सोचे नहीं, सोच लिए तो करना ही है, प्यार को पाने के लिए अपने माता। अच्छा, ये प्यार से पहले कितनी बार इस एग्जाम दिए थे इसका? उस प्यार से पहले एक सीआरपीएफ का एग्जाम हम एक बार दिए थे। अच्छा। उससे पहले एक बार कोस्ट गार्ड का एग्जाम दिए थे, वो कुछ नंबर से रह गया था, उस समय 18 पूरा ही था टोटल। अच्छा। उसके बाद आए तो फिर रिटर्न थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब बोल दिए तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत तो जारी की, लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आ गया जो एकदम पढ़ाई से मन करता था कि अरे यार अब छोड़ देते, जिम्मेदारी आ गया थोड़ा घर का। एक तरफा प्यार की बात की ये बात है। हाँ, थोड़ा सा प्यार को एक तरह से साइड कर दिए थे, कुछ घर का भी जिम्मेदारी था। तो लगा कि नहीं, पिताजी अक्सर थोड़ा बीमार हो गए थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था। तो हमको लगा कि अरे यार, परिवार में एक कमाने वाला और हम 4 आदमी खाने वाले हैं, 5 आदमी, बहुत दिक्कतें आ रही थी पढ़ाई में। आराम से बोलिए। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा सा पैसा उसा नहीं पूर पा रहा था। तो उसके बाद मेरे अंकल का कंस्ट्रक्शन साइट चलता है फर्टिलाइजर में, तो उनसे रिक्वेस्ट करके एक 8 घंटा वाला स्लॉट था
फर्टिलाइजर लैब में, तो कुछ दिन वहाँ काम किया एज ए लैब बॉय। लेबर का काम क्यों? नहीं, उसमें लैब बॉय थे। अच्छा, लैब उसमें मेरा काम था सैंपल कलेक्ट करना यूरिया का। तो फिर वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई, फिर वहां से हट के कंस्ट्रक्शन साइड में गए, तो वहाँ पे एज ए लेबर या हेल्पर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है। तो वहाँ 8 घंटा का काम मिला, तो वहाँ 10,000 रुपये में। दिन में कि रात में? रात में फुल नाइट ठंडी में करते थे, क्योंकि रात में एक फायदा होता था कि काम का लोड थोड़ा कम रहता था। रात में पूरी रात आप वहाँ नौकरी करते थे? हाँ, 10 से 6 एज ए लेबर। हाँ, 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक। उसमें ये थोड़ा सा फायदा होता था कि 2-3 घंटा एक्स्ट्रा सोने का समय मिल जाता था, जो मेरे पढ़ाई में सुबह में दिक्कत नहीं आता था। तो वहां से कितना बजे रात में आते थे लौट के? वहां से हम 6 बजे, वहाँ मेरा ओवर हो जाता सुबह था। में? हाँ, सुबह में। तो फिर घर आते थे? हाँ, घर आते थे। सोते नहीं थे? सोते उसके बाद जैसे यहाँ आते थे तो पूरा फ्रेश होके 1-2 घंटा का नींद लेके 9 बजे तक वहीं बीहट में फर्टिलाइजर गेट के पास ही लिबर्टी लाइब्रेरी था, जिसमें हम अपना स्लॉट ले रखे थे 12 घंटा का। तो फिर यहाँ से एक ही बार पूरे दिन का खाना पीना सब एक ही बार मम्मी लंच बॉक्स में दे देती थी, और वो पूरा लेके हम फिर लाइब्रेरी जाते थे। और लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ पे अगर बीच में 1-2 घंटा नींद आता था तो उसी में सो भी जाते थे लाइब्रेरी में डेस्क पे। तो वो पूरा फिर जब तक 10 बजे रात तक मेरा स्लॉट वहाँ काम फर्टिलाइजर में स्टार्ट नहीं होता तक हम वहाँ से नहीं निकलते थे। फिर वहां जाते थे तो वहां मेरे इंजीनियर सर जो भी थे बहुत सपोर्ट करते थे, वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा हमको छोड़ देते थे। और मेरे साथ जो काम करते थे उनका भी योगदान रहता था। अगर वो हमको पढ़ते देखते थे तो फिर काम हमको नहीं बोलते। वहां भी आप पढ़ते थे? हाँ, वहां भी हम पढ़ते थे। और मेरे इंजीनियर से भी बहुत खुश होते थे कि हाँ चलो भाई, कोई लड़का आगे बढ़ने के लिए। वो मेरी परिस्थिति को समझ चुके थे, तो इसीलिए थोड़ा वो देख रहे थे एक लड़का है जो लेबर का काम कर रहा है, हाँ, यहीं पे रह के और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है। हाँ, और सपोर्ट वो थोड़ा मोटिवेशन भी देते थे कि भाई अच्छा है, करो। तो उसी तरह लगभग पूरा संघर्ष वाला जर्नी रहा। उसके बाद मैंने SSCGD का फॉर्म भरा। और अब बात उस लड़की की करते हैं, तो उसने भी मुझे बहुत ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अच्छा, एक तरफा से 2 तरफा कब हुआ ये बताए नहीं? 2 तरफा तब हुआ जब उसको भी कहीं ना कहीं आप पहले पीछे थे। हाँ। फिर उनकी दीदी से आपकी बात हुई, जो ऐसे ऐसे बात है, तो उनकी दीदी का कहना हुआ पहले लाइफ में कुछ कर लो। तो आपको कब ऐसा लगा या कब ऐसा मोमेंट आया जो दोनों तरफ से प्यार हो गया? आपको तो हुआ ही था, उनकी तरफ से भी यस हो गया? हुआ तब जब हम उसी के लिए एनसीसी ज्वाइन किए थे पीएसएम कॉलेज। अच्छा, उनके लिए एनसीसी ज्वाइन कर लिया? पहले से वो एनसीसी में थे? हाँ, पहले से वो एनसीसी में थी। वो भी बहुत समझदार लड़की, बहुत टैलेंटेड। अब जितना तारीफ करे उतना कम है। वो आरडीसी कर चुकी है, और नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आरडीसी कर चुकी। रिपब्लिक डे कैंप में मेरी सीनियर थी, वो सीनियर अंडर ऑफिसर थी, और मैं एज ए कैडेट। हाँ, बहुत सीनियर थी, हम सब की सीनियर थी, पूरे पीएसएम कॉलेज की वो सीनियर थी। और मैं एज ए कैडेट वहाँ था, तो उसी के लिए मैं एनसीसी में गया था। और एनसीसी में जाने से भी बहुत चीज मैं वहाँ सीखा। और उसी में उसको पता चला कि नहीं, लड़का ठीक है उसके नजर में। तो वहां से थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट हो गया था मैसेज के जरिए। तो वहां से भी जब उसको पता लगा कि नहीं, हम अपना स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं अभी, तो बहुत सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। लड़की से? हाँ, फाइनेंशियली भी मिला? हाँ, हम जो भी बैच उच SSCGD का खरीदे थे रोजगार वितरण से, वही पैसा पेड की थी 640 रुपया। और भी बीच में थोड़ा सा जहाँ लगता था उसको कि नहीं फाइनेंशियली सपोर्ट कर, हालांकि हम खुद कमाते थे लेकिन वो पर्याप्त नहीं था 10,000। कुछ परिवार में बहुत सारे विकट परिस्थिति थी जिसमें वो 10,000 उसको पूरा नहीं कर पाता था। तो फिर भी वो बहुत सपोर्ट की। और कह सकते हैं कि उसके मेरे अगर 100% में उसको दिया जाए तो 50% उसका भी योगदान। हाँ, ठीक। उसके बाद दोनों तरफ से वो प्यार एक तरफा बातचीत होने लगी, 2 तरफा में बदल गया। उसके बाद अभी तो जब उसके बाद जीडी का बैच लेने के बाद हम एग्जाम दिए। मेरा सेंटर गया पड़ा था, और एग्जाम देने के बाद जब आए तो नंबर ठीक ठाक था आंसर की में, तो लगा कि चलो हो जाएगा मेरा। लेकिन फिर भी अभी कंपटीशन को देखते हुए इतना डर लग रहा था। उनके तरफ से जब हाँ हुआ तो वो भी यही उम्मीद कर रहे थे जो आपका नौकरी पहले हो जाएगा तब? नहीं, तो पहले हाँ हो गया? ऐसा बात नहीं था। वो ऐसा नहीं कि मेरा उसके साथ जो संबंध था वो एक नौकरी पे डिपेंड था। लड़की की तरफ से ठीक था कि हाँ नहीं भी होगा तो कर लेंगे शादी, लेकिन हम चाहते थे कि हम किसी लड़की के साथ उसके माता पिता के विरुद्ध जाके ना शादी करें, ना ऐसा कुछ भी कोई भी कदम ना उठाए जिससे मेरे माता पिता का इज्जत और उस लड़की के माता पिता का इज्जत कुछ भी बदनाम हो। अगर बात रही नौकरी की तो हम उनका भी बहुत योगदान देना चाहेंगे। वो दीदी का जो वो पहले से आरपीएफ में पोस्टेड थे उस समय भी, और अभी भी पोस्टेड है। तो उनका वो जो एक सेंटेंस था कि हाँ चलो जॉब लेके आओ तो देखा जाएगा, कर देंगे शादी, वो सेंटेंस जो था वो मुझे लगता है मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक लाइन आपकी जिंदगी को बदल दिया। हाँ, अगर वो ऐसा नहीं कि हम जॉब नहीं लेते, मेरे माता पिता शुरू से ही बहुत उम्मीद आस लगाए हुए थे, लेकिन वो जो एक लाइन था वो हमको गति प्रदान किया, ऐसा गति प्रदान किया कि जो मतलब अभी के समय में लगभग स्टूडेंट 3 साल 4 साल
लगे रहते, फिर भी होना मुश्किल रहता है। और मैं पिछले 2 साल में ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 नंबर आया था, 98 नंबर 160 में से, और इस बार सीधे 142 नंबर आया था मेरा 160 में से। और मेरा मनपसंद पोस्ट सीआरपीएफ था, क्योंकि शुरू से ही थोड़ा सा वर्दी का ललक था और चैलेंजिंग काम थोड़ा पसंद था, तो इसीलिए सीआरपीएफ की फर्स्ट पोस्ट में डाले थे। किनका किनका साथ मिला उस लड़की को? अगर उनका तो खैर सपोर्ट था ही, फाइनेंशियली भी था, मोटिवेट भी आपको करती थी, उनको छोड़ दे तो फिर उनके अलावा किनका साथ? तो सबसे पहले माता पिता से बढ़कर किसी का साथ नहीं होता है, और माता पिता के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा साथ हो तो वो होते हैं शिक्षक, गुरु। मेरे ऐसे तो हम ऑनलाइन क्लास किए हैं और ऑफलाइन एक जगह किए हैं, तो सबसे बड़ा योगदान हम रोजगार अंकित चैनल का देते हैं, जो मात्र 640 रुपया में पढ़ा के हमको आज 40-50 हजार कमाने वाला बना दिए हैं। और देश की सेवा भी आप इसी बहाने और इसी बहाने देश की सेवा, और देश की सेवा करने के लिए तो हम और मेरे परिवार का जो दुख था, जो सिर्फ पैसे से ही पूरा हो सकता था, वो कंप्लीट हो गया। मतलब मात्र 640 में वो पढ़ा के इतना लाइक बना दिया कि हमारे माता पिता को कुछ भी अब दिक्कत नहीं होने देंगे। और सपोर्ट की बात करें, मेरा भाई बहुत सपोर्ट में था, मेरी भाभी बहुत ही सपोर्ट में थी, हम दोनों भाई एक साथ काम करते थे, और दोस्त भी बहुत सारे सपोर्ट किए। सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। कुछ अच्छा, ये घर में जो है मतलब मोहब्बत वाली बात अब घर में कब बताएं? मेरे घर में तो शुरू से ही पता था, मतलब स्टार्टिंग से? हाँ, जब एक तरफा था तब से कि जब दोनों तरफ से? नहीं, एक तरफा था तब से, क्योंकि हमारे माता पिता से छिपा के कोई भी तो पहले ही बता दिए थे हमको एक लड़की पसंद है? हाँ, पहले ही बता दिए थे कि ऐसे ऐसे बात है। तो मेरे मम्मी पापा समझाए कि किसी भी लड़की होती है, घर की इज्जत होती है, बेटा पढ़ो लिखो, अगर वो बोली है तो इसे लायक बन के दिखाओ कि तुम उसके पीछे मत जाओ, वो तुम्हारे पीछे आए और तुमको एक्सेप्ट करे कि हाँ चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, शादी चलो तुम्हारा करवा देते। तो माता पिता का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, उसी के साथ मेरे भाई और भाभी का दोनों का बहुत ही सपोर्ट रहा, जितना बोले उतना कम है शब्द मेरे लिए। और दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा, जिसमें बहुत सारे दोस्त हैं, और बहुत सारे शिक्षकों का मेरा सपोर्ट जब रहा। आपका सिलेक्शन हो गया तब घर वाले क्या बोले, अब शादी करवाएंगे? नहीं, दोनों मेरे परिवार और दोनों परिवार राजी तो हैं, लेकिन वो हमको ऑफर दिए थे कि कर लो, अभी रिंग सेरेमनी कर लेते, लेकिन अभी बहुत एज छोटा है और अभी थोड़ा 3-4 साल खुल के जिंदगी जीना चाहते हैं। कि ये छोटा है तो फिर प्यार कैसे हो गया था? प्यार तो अभी के सोशल मीडिया के जमाना में हमको लगता है 10-11 साल काफी है प्यार होने के लिए। अच्छा, और हम तो अभी भी 20 साल के हैं। तो अच्छा, आसपास के लोग का क्या कहना था जब आप संघर्ष के समय में थे और लोगों को जब जानकारी हो गई होगी जो लड़का जो प्यार में भी पड़ गया? लोगों का क्या कमेंट, कुछ कमेंट आता? बहुत कमेंट आता था। लोगों का कहना था कि अरे यार ये क्या करेगा, दिन भर कॉलेज में घूमते रहता है। अभी ये सिचुएशन है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अरे यार इसका कैसे हो गया, ये तो सुबह शाम देखते हैं पीएसएम कॉलेज में घूमते रहता था, अरे इसका भाई ऐसा है, इसके पिताजी ऐसे थे वैसे थे, तीनों भाई ऐसा, दोनों भाई ऐसा था, अरे ये आवारा है, लफुआ है, लुच्चा। अच्छा, आवारा, लफुआ, लुच्चा सब सुनने को मिल गया? हाँ, सब बोलते थे। और जब मैं एनसीसी करता था तो एनसीसी में भैया आवारा, लुच्चा, लफुआ सुनने के बाद अब इनका सीआरपीएफ में हो गया है। अब उन लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको आवारा लफुआ ना समझे, ये अब देश की सेवा के लिए जाएंगे और कुछ अलग ये करके दिखाए हैं। जुनून के साथ वर्दी की ललक थी तो उसको लेकर के ये दिखाए। चलिए अपनी बात रखिए। और वही जो लोग आज पहले आवारा कहते थे या कुछ भी ऐसे करके संबोधित मुझे करते थे, या कभी मैं एनसीसी के वर्दी में जाता था तो कमेंट करते थे, अरे यार क्या हुआ, जॉब होगा कि नहीं होगा, इतना दिन से लगा हुआ है, क्या होगा, खाली ठगता है गार्जियन को उल्लू बना रहा है, हम तो 30-40 हजार ऐसे ही कमा रहे हैं, 30-40 हजार कमा क्या करेगा, हम 30-40 हजार ऐसे उड़ा देते हैं। ऐसा सुनने को मिलता था, मेरे सामने में भी लोग बोलता था। हम कभी काम पे जाते रहते थे तो लोग देख के हंसता था कि इतना दिन से माता पिता प्राइवेट स्कूल सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए हैं, अब काम कमाने पे उतर गया है, पैसा का लग गया है, संगति गलत संगति के साथ। लेकिन आज वही लोग मेरे तारीफ के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। वो लोग तारीफ कर रहे हैं? हाँ, प्रॉपर तारीफ में क्या क्या बोल रहे हैं? तारीफ में बोल रहे हैं, अरे यार हमको पता था इसका नहीं होगा किसका होगा। बदल गया बातें बदल गई, पूरा जज्बात बदल गया। मतलब पूरा उसी सुन के जो लोग लफुआ बोल रहे थे, आवारा बोल रहे थे, आज वो बोल रहे हैं हमको पता था ये कुछ करेगा। हाँ, कितने आदमी तो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, ये देख के सदमा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि यार इसका कैसे हो गया। क्योंकि बीच में बहुत सारा लोग कोशिश किया कि यार इसको कैसे रोकने के क्रम में FIR करवाए, बहुत मुश्किलें आई बीच में, FIR भी हो गया। हाँ, हम पे किया गया था, जमीनी विवाद था कुछ, तो जमीनी विवाद में फंसाने के लिए कि आगे न बढ़े, मेरे अपने ही आदमियों ने मेरे पूरे परिवार पे FIR किया था, पूरे परिवार पे कर दिया था लगभग। लेकिन उसमें मैं बेगुनाह साबित हुआ और आज वही लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटते दिख रहे हैं।
और जितने भी मेरे गांव के थे जो भी कमेंट किया करते थे, आज वही लोग जिधर जाते हैं उधर भाई पार्टी दो, भोज दो, खर्चा करो। अरे यार मेरा पता था तुम्हारा नहीं हुआ, तारीफ के पुल बांध दिए। हाँ, इतना तारीफ करने की मतलब हम उतना ओवरडोज हो जा रहा है मेरे कभी पास। सोचे नहीं थे आप? कभी नहीं सोचे वो थे इंसान कि तारीफ भी करेगा। हाँ, वो इंसान तारीफ किया, लेकिन मेरे गांव में भी बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो पहले से ही मुझे सपोर्ट करते थे और पहले से ही बोलते थे कि बेटा कोई दिक्कत होगा तो बताना, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कुछ भी हो आपको दिक्कत हो आप हमको बताइएगा। ऐसे 2-3 लोग थे। अच्छा, एसएससी, ये जीडी सीआरपीएफ का कितने लेवल में परीक्षा होती है? इसका एक ही एग्जाम होता है। अच्छा, और ये 160 मार्क्स का टोटल एग्जाम पूरा होता है। बताइए तो, मतलब रिटर्न हाँ। कितने नंबर का, कैसे क्या होता इसका है? रिटर्न सबसे पहले इसमें 160 का टोटल मार्क्स होता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। सभी के 20-20 प्रश्न होते हैं। रिटर्न एक ही एग्जाम होता है? हाँ, एक ही एग्जाम होता है। ठीक। और सभी के 20-20 प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो टोटल 160 का एग्जाम होता है, जिसमें इस बार मेरा फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ था, जिसका कटअप 138 नंबर गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। आपको कितना आया था? मेरा 142 मार्क्स था। 1.42। हाँ, 160 में 142। हाँ, 142 मार्क्स। बढ़िया मार्क्स है। हाँ, लेकिन फिर भी डाउट था होगा कि नहीं होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा बिहार पुलिस में निकला हुआ था और अभी तक हम 10-12 एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और किसी में 1-2 नंबर से रह जाते थे, तो किसी में फिजिकल नहीं हो पाता था। आर्मी का भी भर्ती हम बहुत बार निकाले हैं, इस बार भी नर्सिंग असिस्टेंट में छटा के आए थे। इसके बाद का क्या मतलब, रिटर्न जैसे हुआ 160 का, उसके बाद? रिटर्न के बाद आता था कि रिजल्ट आया तो फिर उसके लिए आप फिजिकल के लिए तैयारी करना था। इसका फिजिकल 5 किलोमीटर का होता है, जो आपको मेल है, अगर आप पुरुष हैं तो 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और तो उसके बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेडिकल होता है। और मेडिकल में पूरा शरीर का जांच होता है, आंख का, कान का, एक तरह से पूरे शरीर का वो जांच कर लेते हैं कि आप फौज के लायक हैं कि नहीं, या आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको आगे जाके फौज में दिक्कत दे। तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट आता है। फाइनल मेरिट कर सकते हैं वो बंद किस्मत का दरवाजा खुलता है उसी मेरिट से। और एक पीडीएफ आता है, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप फौज में हैं। आप जिस भी पोस्ट, हाँ, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दिए थे वो आपको मिल जाएगा अगर आप वो मार्क्स लाते हैं तो। और वही फाइनल मेरिट आता है। उसके बाद आप जिस भी जो भी फौज आपको मिला है, जो भी विभाग, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। अभी कल ही मैं रोजगार मेला से अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करके मुजफ्फरपुर घर आया। और घर सारी बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। और बहुत सारा सपोर्ट मिला गांव समाज का भी। चलिए, 2 सवाल के साथ इस चीज को हम यहीं पे रोकेंगे। एक सवाल रहेगा, जो अभी आप जैसे सोच रहे होंगे वर्दी पहन के जाएंगे वहां पे, तो मतलब दिल से बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? वो पीछे का सारा चीज छोड़ दीजिए आप। वो ऐसा फील हो रहा है कि वो पूरे शरीर में ये सोचते के साथ ही मतलब उत्साह भर जाता है, शरीर में ठंडा लगने लगता है कि मतलब अरे यार वो उस दिन के लिए मतलब कभी किसी को देखते थे कि उसका रिजल्ट हो गया तो फिर थोड़ा सा मन उदास हो जाता था। अकेले में रोते थे कि यार मेरा कब होगा। कभी यूट्यूब पे वो ज्वाइनिंग वाला वीडियो देख लेते थे कि कोई गरीब घर का लड़का, यूट्यूब पे देखते थे, बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलता था कि तो फिर अपना देखने थे यार मेरा कब आएगा। आज आपका भी ज्वाइनिंग आ ही गया। हाँ, और बहुत ही उत्साहित थे, मतलब बता नहीं सकते इतना उत्साहित थे कि वर्दी पहनेंगे। और लोग तो इस मेरे उम्र के अभी इतने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो जब पूछने कि भैया क्या पढ़े हैं आप, कैसे क्रैक किए, तो वो तो अलग ही। और सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे जीडी के एसएससी, बहुत सारे बच्चे, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको फर्स्ट एक ही बार में सिलेक्शन लेना तो आप RWA रोजगार संगीत क्लासेस से पढ़िए। उनसे बेहतर कोई नहीं। वो मात्र 640 रुपया में आपको 50,000 कमाने वाला बना देंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बढ़िया, जो दौर के बाद भी कभी कभी मायूस हो जाते हैं, छट जाते हैं, उनके मायूस हो रहे हैं तो आप अपने लिए लॉस कर रहे हैं। आप मायूस नहीं हुए, उठिए, एक कदम और आगे बढ़िए। और एक बात हम और भी बताना चाहते हैं, जिस दिन मेरा मेरिट आया है उसी दिन बिहार पुलिस फिजिकल में हम फेल होके आए थे। अच्छा। उसी दिन। और इधर पास हो गए थे। और इधर घर में आए तो थोड़ा सा टेंशन हो गया, बुखार उखार डर से आ गया कि अरे यार एक मौका और निकल गया यहाँ से। और इसमें कंफर्म भी नहीं थे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कटअप देखते हुए। तो उसी दिन रात को 12 बजे मेरा रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट के बाद मेरा सारा बुखार गायब हो गया। और फिर पूरे रात हम पूरे परिवार के जितने लोग थे सो नहीं पाए, पूरी रात एकदम जागते रहे खुशी से। मतलब लग रहा था इसको फोन करते हैं, उसको बताते हैं, मतलब अच्छा। रात कैसे खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। खुशी के पल ऐसे थे जो नींद ही नहीं आ रही। नींद मतलब हम बताते हैं कि 2 दिन तक हमको नहीं भूख लगा नहीं प्यास लगा, मतलब सबको बताते रहे कि हाँ मेरा हो गया। खुशी भी ऐसी होती है जो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और सीधे शाम को ही जिस दिन रिजल्ट निकला पूरे दिन हम नहीं खाए, मेरे पापा भी खुशी से नहीं खा पाए, इधर उधर घूमते प्रसाद चढ़ाते, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हुए पूरा दिन कैसे कट गया कुछ पता ही नहीं चला। एक आखिरी सवाल, भैया जी टॉक्स पे आगे कैसा लगा?
भैया जी टॉक्स पे आके इतना अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा मंच है जहाँ आके आप अपना पूरा संघर्ष शेयर कर सकते हैं। बहुत कम ही ऐसा मंच है अभी के समय में जिस पे आके आप ऐसा खुल के बात कर खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि दिल की बातों को बाहर ला सकते हैं। क्योंकि अभी के सोशल मीडिया में क्या है कि अब रील्स वील्स बनाने वाले को ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब मेरा जो स्थिति था, अभी मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास मेरा स्टोरी पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जिस फेज से गुजरे हैं उनको एक लगभग एग्जांपल हम देना चाहते थे कि आप जिस फेज में हम उसी फेज से गुजर के आज यहाँ है, तो कल आप भी हो सकते हैं। और भैया जी टॉक्स के माध्यम से हमको मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर थोड़ा सा प्राउड फीलिंग आ रहा है कि हम इस लायक हुए कि आप हमको बुलाए। अरे बिल्कुल, क्योंकि अक्सर पहले लोग पूछते नहीं थे, आज पूछ रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भैया जी टॉक्स पे। चलिए, आपको ढेर सारी फिर से बधाई हो और ईश्वर से कामना बहुत आगे जाए और देश की सेवा बड़ी लगन से करें। बहुत ही मेहनत से आपने इस मुकाम को पाया है। आप सभी का भी धन्यवाद। अगली बार किसी ना किसी और शख्स से आपको हम जरूर मिलवाएंगे। फिलहाल के लिए जय बेगूसराय, जय बिहार।